आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर में कुछ अपन बेसिक चीज़ें जो आपका एग्रो फॉरेस्ट्री है उसको समझने के लिए क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें, जो अपने एग्रो फॉरेस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखा उसमें अपन ने दो चीज़ें देखी कि एग्रो मतलब आपको समझ में आ गया एग्रीकल्चर, लेकिन दूसरी जो चीज़ फॉरेस्ट्री है तो उसमें अपन बात कर रहे थे कि आपके जो फॉरेस्ट है उसको किस प्रकार आप डेवलप करते हैं, उसके बाद में उसका किस प्रकार आप साइंटिफिक मैनेजमेंट करते हैं और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका किस प्रकार आप यूटिलाइजेशन करते हैं, और उस चीज़ को अपन क्या बोल रहे हैं, फॉरेस्ट्री बोल रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि जो आपका फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट को डेवलप करने की जो प्रैक्टिस है या साइंस है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फॉरेस्ट्री बोल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि पहले अपन फॉरेस्ट को समझेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार आप फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए ऐसे कौन कौन से प्रैक्टिसेस अपन यूज़ करते हैं और उनकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, कौन कौन से प्रैक्टिस ऐसे होते हैं। और उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं कि फॉरेस्ट है उसका यूटिलाइजेशन किस प्रकार करते हैं, किस किस पर्पज़ के लिए यूज होता है, और इसके साथ ही फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन एग्ज़ाम्स में आपको पूछा जाता है। जनरल जो है फॉरेस्ट का इंट्रोडक्शन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर फॉरेस्ट जो है अपने लिए क्यों यूज़फुल है, किस प्रकार से यूज़फुल है, क्या क्या मेथड्स होते हैं फॉरेस्ट को क्रिएट करने के लिए, क्या क्या साइंटिफिक अप्रोच होती है उसको क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट क्या होता है और कुछ इम्पोर्टेंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें, पहला जो पॉइंट है तो फॉरेस्ट की अपन थोड़ा इम्पोर्टेंस देखते हैं और उसके बाद में अपन देखेंगे कि ये फॉरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करें, इट इज़ वेरी यूजफुल, या अपन बोल सकते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट ऑफ वाइल्ड्स फॉरेस्ट फ्रॉम हार्म। यानी कि जो आपका फॉरेस्ट होता है वो आपके वर्ल्ड को जितने भी हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं वो किस प्रकार की जो नेचुरल क्लाइमेटीज है उनसे हो सकता है। जैसे अपन बात करें सोइल इरोजन एक प्रकार का डैमेज है, और उसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं किसी और कारण जो है आपकी अर्थ को नुकसान हो रहा है, तो अर्थ को एक नेचुरल कवरिंग जो है प्रोवाइड करता है आपका फॉरेस्ट। क्लियर। उसके बाद में बात करें, द ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया इज जस्ट 4 बिलियन हेक्टेयर। यानी वर्ल्ड में अगर अपन बात करते हैं तो 4 बिलियन हेक्टेयर जो एरिया है उसको किसने कवर कर रखा है, आपके फॉरेस्ट ने कवर कर रखा है। जो आपका टोटल जो एरिया है उसका 31% एरिया किससे कवर्ड है, फॉरेस्ट। ठीक है, यानी वर्ल्ड का जो भी एरिया है, ठीक है, तो उसमें से अगर अपन बात करते हैं तो लगभग 4 बिलियन हेक्टेयर है वो किससे कवर्ड है, फॉरेस्ट हैं। तो ओवरऑल अगर अपन देखते हैं तो वर्ल्ड में 31% के लगभग आपके फॉरेस्ट एरिया है, वो उसने फॉरेस्ट एरिया कवर कर रखा है। क्लियर। अगर अपन बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि आपकी जो इकोलॉजी है उसमें जो पोल्यूशन हो रहा है उस पोल्यूशन को वहाँ से हटाने के लिए या पोल्यूशन को कम करने के लिए और आपकी जो इकोलॉजी है उसको क्लीन रखने के लिए टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है 100% जो एरिया है उसमें से कितने परसेंट एरिया पर फॉरेस्ट होना चाहिए, या अपन बात करें कि कितना परसेंट एरिया फॉरेस्ट के अंदर कवर होना चाहिए। तो जनरली अगर अपन बात करें, ये एरिया जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया होता है उसका किससे कवर्ड होना चाहिए, फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अपन बात करें वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो लगभग 31% के लगभग क्या है, फॉरेस्ट एरिया कवर्ड है। ठीक है, बाकी जो है क्या है, नॉन फॉरेस्ट एरिया। इसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में जो फॉरेस्ट एरिया है वो लगभग 24.56% जो एरिया है, ठीक है, वही किससे कवर्ड है, फॉरेस्ट से कवर्ड है। और होना कितना चाहिए, 33% होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका, एक तो ये क्वेश्चन और दूसरा ये क्वेश्चन, जो आपका IBPS मेंस एग्जामिनेशन है उसमें
2 या 3 बार जो है पूछा जा चुका है। तो वापस से क्लियर कर रहे हैं, आराम से अपन हर चीज़ को क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले अपन बात करें वर्ल्ड लेवल पे। वर्ल्ड लेवल पे 31% एरिया किससे कवर्ड है? फॉरेस्ट से कवर्ड है। इंडिया की अगर अपन बात करते हैं 24.56%। अभी जो आपका इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2019 में ये रिपोर्ट आई है, और उसके अकॉर्डिंग ये लेटेस्ट जो डेटा है 24.5% जो है एरिया फॉरेस्ट और आपका ट्री से कवर है। ठीक है, और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए 33% एरिया किससे कवर्ड होना चाहिए? फॉरेस्ट से कवर्ड होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद में बात करते हैं, फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट ग्लोबल रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स। कहने का मतलब कि आपका फॉरेस्ट प्लांट है वो आपको इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट है उसको क्लीन कर रहा है, और इसके साथ साथ उसके जो सोशल यूज़, जैसा आप कॉमन लैंड पे देखते हैं, ठीक है, कॉमन लैंड पे जो गार्डन्स वगैरह बने होते हैं वहाँ पे वेजिटेशन होता है, तो वो आपको देख के अच्छा लगता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि फॉरेस्ट जो अपन क्रिएट करते हैं उनका इम्पोर्टेंस एनवायरमेंटली तो है ही, इसके साथ साथ इकोनॉमिकली फॉरेस्ट अपन ग्रो करते हैं। जैसे अपन बात करें एग्रो फॉरेस्ट्री में जो फॉरेस्ट प्लांट है उनको ग्रो करके उसके बाद में उनको मार्केट में उनकी वुड को या फिर उसके सेकेंडरी प्रोडक्ट्स को अपन बेच सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सोशली जो कॉमन लैंड है या फिर अपन बात करते हैं कम्युनिटी यूज़ के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, दे प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट से क्या मिलता है आपको? वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिलता है, जिसमें अगर अपन बात करें सच एज टिम्बर, क्या मिल रहा है आपको? टिम्बर मिल रहा है। इसी प्रकार अपन बात करें फ्यूल वुड, फाइबर एंड अदर वुड और नॉन जो वुड है फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वो मिल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो है आपके जो जीवन है, आपका जो समुदाय है, उसके लिए जो रूरल कम्युनिटी है उनके लिए भी वहाँ से प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि फॉरेस्ट से आपको प्रोडक्ट्स के साथ साथ एक नेचुरल कवरिंग प्रोवाइड हो रही है, और वो नेचुरल कवरिंग जो है आपकी सोइल की इरोजन से बचाएगी। इसके अलावा आपकी जो क्रॉप है या आपकी जो सोइल है उस पर जो हाई इंटेंसिटी वाली जो रेनफॉल होती है उसका जो प्रभाव होता है उस प्रभाव को रिड्यूस करती है। इसी के अलावा अपन बात करें, दे प्रोवाइड वाइटल इकोसिस्टम सर्विस सच एज कम्बेटिंग डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, डाइवर्सिटी की अगर अपन बात करें तो वो आपको कहाँ मिलेगी? फॉरेस्ट में देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार बात करें प्रोटेक्टिंग वाटर सेट्स, जो आपकी कॉमन यूनिट होती है जहाँ पे वाटर जो है एक जगह आके इकट्ठा होता है, कलेक्ट करते हैं, तो उसको क्या कर रहा है? प्रोडक्शन यहाँ से मिल रहा है। इसी प्रकार अपन बात करें रेगुलेटिंग क्लाइमेट, जो आपका नेचुरल एक कह सकते हैं एक साइकिल है जिससे आपकी CO2 है उसका कंजप्शन हो रहा है, और ये जो CO2 है वो लगातार ऑटोमोबाइल से रिलीज होती जा रही है। तो एक प्रकार का एक कॉम्बिनेशन, एक साइकिल चलता रहता है। तो उसके लिए आपकी जो फॉरेस्ट है वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं कि आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसके जो गैसेस हैं उनको एब्जॉर्ब करना और उनका यूटिलाइजेशन करना, ताकि जो आपका एटमॉस्फेयर है वो कैसा रहे? क्लीन रहे। तो इस प्रकार क्लाइमेट है उसको रेगुलर करते हैं। इसी के साथ अपन बात करें कि जो प्लांट्स हैं वो रेनफॉल के लिए भी क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ज़्यादा मात्रा में क्या करेंगे? ट्रांसपिरेशन, इवोपोरेशन वहाँ से होगा तो उस एरिया में जो अपन कह सकते हैं प्रिसिपिटेशन है उसकी जो रेट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में बात करें मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिजर्विंग सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़। एक प्रकार का सोशल इंपॉर्टेंस और कल्चरल वैल्यूज़ के आधार पे फॉरेस्ट का काफ़ी योगदान रहता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें फॉरेस्ट कैन आल्सो प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन एड्रेसिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कंसर्न, यानी जो अभी मेन इश्यू बोल सकते हैं या मेजर इश्यू बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज का। तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका जो मेन रीजन है वो है डिफॉरेस्टेशन, यानी फॉरेस्ट प्लांट को वहाँ से अपन ने हटा दिया है, जिसकी वजह से आपका जो एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? पोल्यूटेंट हो रहा है। उसमें कई प्रकार की
टॉक्सिक जो गैसेज हैं वो रिलीज हो रही है, तो उसको अगर कम करना चाहते हैं या उसका जो इफ़ेक्ट है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो फॉरेस्ट एक आपके पास गुड चॉइस हो सकती है। ठीक है, इसको अपन समझने के लिए फॉर एग्जांपल दे एब्जॉर्ब कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड स्टोर इन द ट्रीज एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने बताया आपको कि CO2 है उसको प्लांट्स रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करें उसकी दूसरी जो प्रोसेस होती है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन में तो वो भी रिलीज करेंगे, लेकिन अपन बात करें फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में जो CO2 की डिमांड होती है वो इतनी ज़्यादा होती है तो एटमॉस्फेयर में जो भी CO2 की मात्रा होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें प्रॉपरली मैनेज्ड फॉरेस्ट कैन बी आल्सो प्रोवाइड वुड ए रिन्यूएबल अल्टरनेट ऑफ फॉसिल फूड्स फ्यूल्स। तो अपन कह सकते हैं कि आपका जो फॉरेस्ट अगर आपने प्रॉपरली मैनेज किया है तो आपको लकड़ी के साथ साथ जो रिन्यूएबल अल्टरनेट सोर्स है आपका फॉसिल्स फूल, उसका भी एक स्रोत होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें कंजर्विंग ओवरऑल फॉरेस्ट एरिया, रिप्लांटिंग हार्वेस्टेड फॉरेस्ट, यानी कि आपने जो प्लांट लगाए हैं, फॉरेस्ट प्लांट आपने लगा रखे हैं, उनको कंजर्व किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे ही आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वापस से क्या कर सकते हैं, रीप्लांटिंग आपको करना है। ठीक है, ताकि जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं उनको मैनेज किया जा सके। एंड मेंटेनिंग फॉरेस्ट टू मेंटेन विग्रस ग्रोथ, ऑल इंपॉर्टेंट वेज टू रिड्यूस कार्बन डाई ऑक्यूमुलेशन इन एटमॉस्फेयर। यानी कि आप सोइल आपके फॉरेस्ट को इस प्रकार मैनेज करें कि आप हार्वेस्ट कर रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन जो प्लांट्स आपने कट किए हैं उतने ही नंबर्स प्लांट आपको और लगाने की आवश्यकता है, ताकि आपकी जो CO2 का जो लेवल है वो मेंटेन रहे। और एटमॉस्फेयर में अगर CO2 का लेवल बढ़ता है तो उससे कई इश्यूज़, फॉर एग्जांपल अपन बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट, और अल्टीमेटली जो रीजन होता है या अपन कह सकते हैं परिणाम होता है ग्लोबल वार्मिंग, जिसको अपन समझ सकते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग आपका क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आपको क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स ऑफ प्लांट्स हैं वो ग्रो करें, यानी कि कहने का मतलब फॉरेस्ट है उसको प्रमोट किया जाए। क्लियर? तो ये कुछ इसके सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस है। अब अपने दिमाग में ये चीज़ें आ रही है कि आपके लिए इस प्रकार इम्पोर्टेंट है, उस प्रकार इम्पोर्टेंट है, इसका यूटिलाइजेशन इस प्रकार कर सकते हैं। एक्चुअल में अगर अपन बात करें तो फॉरेस्ट होता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें फॉरेस्ट या वुडलैंड, जैसा अपन नाम लेते हैं वुडलैंड, यानी ऐसी लैंड जहाँ पे क्या है अपने को प्रोडक्शन के रूप में क्या मिल रहा है, वुड मिल रही है। तो वुडलैंड या फॉरेस्ट जो वर्ड है वो एक लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुए हैं, और लैटिन वर्ड है फोरिस। ठीक है, जो वर्ड है वो क्या है, लैटिन लैंग्वेज के हैं वुडलैंड और फॉरेस्ट, और उनका जो वर्ड है वो है फोरिस, और उसका मतलब होता है आउटसाइड फ्रॉम विलेज बाउंड्री। यानी अपन एंशियंट पीरियड की अगर अपन बात करें, पुराने टाइम की अगर अपन बात करें, तो फॉरेस्ट उस चीज़ को कहा जाता है कि जो विलेज से क्या हो, आउटसाइड हो, आउटसाइड हो। लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर अपन बात करें उस कंसेप्ट को बदल दिया गया है, फॉरेस्ट अपन उसको भी बोलते हैं जो आपके फील्ड में हो। ठीक है, तो उस टाइम जो है बेसिकली ऐसे एरियाज़ को फॉरेस्ट कहा जाता था जो विलेज से आउटसाइड हो सकता है, और बेसिकली वहाँ पे आर्टिफिशियली वेजिटेशन अगर पाया जाता है। स्टार्टिंग में जो है फॉरेस्ट यानी कि एंशियंट पीरियड की अपन बात करें तो जहाँ पे लोग रहते थे उसकी आउटसाइड में क्या होता है कि ऐसी लैंड जहाँ पे अपन फॉरेस्ट ग्रो करें, और उनसे जो प्रोडक्शन आपको मिल रहा है, और प्रोडक्शन के रूप में क्या मिलता था आपकी, या तो लकड़ी मिलेगी जलाने के लिए, या जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, किसी प्लांट की पत्तियां हैं, टहनियां हैं, तो वो बनाने के लिए या वो यूटिलाइज करने के लिए आउटसाइड उनको यूज़ लेते थे। तो बेसिकली अगर अपन बात करें ये यहीं से ओरिजिनेट हुआ है कि ऐसे एरिया या ऐसा लैंड का टुकड़ा पार्ट जिस पे अपन वुड यानी कि लकड़ी है वो ग्रो करने के लिए उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और फॉरेस्ट जो वर्ड है उसमें मेजर चीज़ ये है कि फॉरेस्ट जो है उसका कल्टीवेशन या अपन कह सकते हैं डेवलपमेंट जो होता है वो आर्टिफिशियली होता है।
यानी आर्टिफिशियली अगर अपन ने विलेज बाउंड्री के आसपास किसी प्रकार की वेजिटेशन लगा रखी है या लगाते आए हैं, उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। क्लियर। तो यहाँ देखिएगा वुडलैंड और फॉरेस्ट वर्ड, यानी कि वर्ड जो है लैटिन लैंग्वेज से डेराइव्ड है और उसमें जो वर्ड है वो है फॉरेस्ट। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है आपका कि फॉरेस्ट है वो किस लैंग्वेज का है और कौन सा वर्ड है। तो फॉरेस्ट वर्ड है और उसके मतलब की बात करें, उसके मीन की बात करें तो वो है आउटसाइड फ्रॉम विलेज बाउंड्री। ठीक है, या अपन कह सकते हैं आर्टिफिशियल प्लांटेशन अराउंड विलेज बाउंड्री। जैसा कि मैंने बताया कि फॉरेस्ट वर्ड जो अपन यूज लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं, जहाँ पे आर्टिफिशियली वेजिटेशन प्रेजेंट हो। ठीक है, दूसरा वर्ड अपन लेते हैं जंगल। तो कुछ लोग ये बोलते हैं या अपन समझते हैं कि जंगल और फॉरेस्ट एक ही चीज़ है। ठीक है, ये क्या है, एक इंडियन टर्म है, ये कोई इंग्लिश का टर्म नहीं है। इंग्लिश का इसको क्या बोलते हैं, जंगल। तो देखिए यहाँ पे ये वर्ड है वो हिंदी लैंग्वेज का है, इंडियन लैंग्वेज का है जंगल, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो लैटिन है। उसका अगर अपनी हिंदी में बात करें तो क्या होता है उसका, वन। तो जंगल और वन जो है वो एक नहीं होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका फॉरेस्ट और आपका जो जंगल है वो दो अलग अलग टर्म है। जिसमें आर्टिफिशियली वेजिटेशन पाया जा रहा है वो क्या है, आपका फॉरेस्ट हो गया। इसी प्रकार जंगल जो टर्म है वो इंडियन टर्म है, जो किसी नेचुरल प्रोसेस से, नेचुरल प्रैक्टिस से बना है और जो क्या रखता है, बायोडाइवर्सिटी रखता है। यानी कि ऐसा वेजिटेशन जिसको अपन ने नहीं लगाया, अपन ने उसको ग्रो नहीं किया है, उसकी जो प्रेजेंस है वो क्या है, नेचुरली है, और वहाँ पे आपको जो बायोडाइवर्सिटी है वो देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर अपन बात करें वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे, ठीक है, छोटे प्लांट्स भी होंगे, बड़े भी होंगे, ठीक है, सर्ब्स भी होगी, हर्ब्स भी होगी। लेकिन अगर अपन बात करें फॉरेस्ट, जैसे अपन बात करते हैं कि ये जो फॉरेस्ट है वो बैम्बू, यानी इसमें एक ही स्पीसीज प्रेजेंट है। और एक ही स्पीसीज क्यों है, क्योंकि अपने लगाई एक ही है तो एक ही होगी। तो इस प्रकार नेचुरली जो प्लांटेशन अवेलेबल होता है या किसी एरिया पे प्रेजेंट होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई ह्यूमन इंटरफेयर नहीं होता है, उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, जंगल बोलते हैं। तो देख लीजिएगा, आर्टिफिशियली विलेज बाउंड्री है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फॉरेस्ट। दूसरा अपन बात करें जंगल इज़ द इंडियन टर्म, और इसका मतलब अपन बात करें नेचुरली डेवलप्ड हैविंग बायोडाइवर्सिटी। या अपन बात करते हैं कि ऐसा एरिया जहाँ पे नेचुरली वेजिटेशन प्रेजेंट है, ह्यूमन है उसका किसी प्रकार कोई इंटरफेयर नहीं है। ठीक है, और वो लैंड कैसी है, अनकल्टिवेटेड है। अनकल्टिवेटेड लैंड है जो नेचुरल वेजिटेशन के द्वारा क्लोज्ड है, या अपन जो उसकी डेंसिटी की बात करें वो क्लोजली डेंस हो सकती है या वाइड भी हो सकती है। और ये सारी स्ट्रक्चर जो है वो आपके जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर है, उनको एक शेल्टर, रहने के लिए एक जगह प्रोवाइड करवाने के लिए नेचुरली अकरिंग होती है। तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, जंगल। अब देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा आपके दिमाग में ऐसा फीड हो जाना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो प्लांटिंग है आपको दिख पा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार जो प्लांटिंग है किसी एरिया में, और ये बेसिकली एरिया कैसा है, अनकल्टिवेटेड है, यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई क्रॉप है वो नहीं दिख रही है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे ये चीज़ें आपको इसलिए दिखाई गई है कि आप इनका किस प्रकार यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये प्लांट्स हैं, ठीक है, जब प्लांट है उनका यूटिलाइजेशन करना होता है तो उनको इस प्रकार ये जो है काट के, और इस एरिया जो अपन ने खाली किया है उस पर वापस से क्या कर देंगे अपन, रिफॉरेस्टेशन, नए प्लांट लगा देंगे। क्लियर। अब देखते हैं फॉरेस्ट की डेफिनेशन, जो एक्चुअल डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है। तो यहाँ अपन बात करें, एरिया सेट असाइड द प्रोडक्शन टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट और टू गेट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। या अपन कह सकते हैं एनी लैंड एरिया डिक्लेयर्ड एज फॉरेस्ट अंडर सेंट्रल और स्टेट ऑफ लोकल लॉज। यानी किसी गवर्नमेंट ने कोई एरिया है, कोई भी एरिया हो सकता है, उसको ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो एरिया है यहाँ इतना 10 हेक्टेयर है, 20 हेक्टेयर है,
वो किसकी लैंड है? फॉरेस्ट लैंड है, यानी कि इसमें चाहे प्लांटिंग हो चाहे नहीं हो। और बेसिकली आप देखते हैं वन आरक्षित क्षेत्र, और वहाँ पे आपको देखने के लिए सिर्फ 3 प्लांट मौजूद होते हैं, तो वो उनकी गलती नहीं है, जो नियरेस्ट लॉग है वहाँ के, वो उस एरिया को क्लीन करने में पूरा कंट्रीब्यूशन देते हैं, यानी कि उस फॉरेस्ट को क्या कर रहा है? वो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो अपन बेसिकली मान सकते हैं कि ऐसा एरिया जहाँ पे किसी प्रकार की नेचुरल तो होगी तो उसको क्या बोल देंगे? जंगल, लेकिन आर्टिफिशियली वेजिटेशन प्रेजेंट है, और उसके जो गवर्नमेंट है, क्योंकि अपन आगे पढ़ेंगे टाइप्स, फॉरेस्ट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जो उसकी ऑनरशिप होती है। जैसे कोई गवर्नमेंट लैंड पे है तो वो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट फॉरेस्ट हो जाएगा। आपके फील्ड में है तो आपका फॉरेस्ट हो जाएगा। अगर किसी कम्युनिटी लैंड पे है तो वो क्या हो जाएगा? कम्युनिटी फॉरेस्ट हो जाएगा। इस प्रकार फॉरेस्ट है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अपन बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, और ये आपका क्लासिफिकेशन है वो आपकी सभी एग्जाम्स, आपके जिस भी एग्जाम में अगर फॉरेस्ट से क्वेश्चन आता है तो ये चैप्टर जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। सबसे पहले अपन बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो क्लासिफिकेशन ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग पैरामीटर हैं जिनके माध्यम से अपन फॉरेस्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो कह सकते हैं आधार है बेस्ड ऑन एज। एज के आधार पर अगर अपन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो 2 इसके ग्रुप बनते हैं, एक इवन एज्ड या रेगुलर फॉरेस्ट, दूसरा अनइवन एज्ड या इरेगुलर फॉरेस्ट। देखिए, समझते हैं आराम से, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अपन बात करें इवन एज्ड, इसका मतलब है कि सभी जो प्लांट्स वहाँ पे मौजूद है उनकी एज क्या है? सेम है। और सेम एज कैसे होगी? क्योंकि जो प्लांट्स अपन ने लगाए हैं, क्योंकि फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल वेजिटेशन। तो प्लांट्स जो लगाए हैं वो सेम एज के हैं। तो इस प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं, इस प्रकार के जो ग्रुप होते हैं जिसमें सारे प्लांट्स सेम एज के हैं, यानी कि मैन मेड इनको बोल सकते हैं। क्योंकि नेचुरल तो होगा तो वो तो पॉसिबल है नहीं कि सभी प्लांट सेम एज के हो। ठीक है। दूसरे होते हैं अनइवन एज्ड, और अनइवन एज्ड या इरेगुलर फॉरेस्ट का मतलब होता है कि वहाँ पे एज का वेरिएशन है वो पाया जा सकता है। एज का वेरिएशन है वो पाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है कि फॉरेस्ट को अपन ने जो डेवलप किया है, रीजनरेट किया है, वो किस आधार पे किया है। तो उसके आधार पे अपन बात करें तो 2 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। एक में होता है हाई फॉरेस्ट। हाई फॉरेस्ट अपन उस चीज़ को बोलेंगे कि आपका जो फॉरेस्ट डेवलप किया गया है उसमें प्लांटिंग मटेरियल है, अपन ने सीड यूज किया था, तो सीड से जो प्लांट बना है वो क्या है? हाई फॉरेस्ट। ठीक है। दूसरा अपन बात करें कोपाइसिंग फॉरेस्ट। कोपाइसिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्लांट को एक प्रॉपर हाइट पे से काट देना, और उससे क्या निकलेगी? सेवरल ब्रांचेज निकलेगी, और उन ब्रांचों को काट के अपन फील्ड में लगा देते हैं, या अपन कह सकते हैं कि जो वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड होते हैं उनके वेजिटेटिव पार्ट्स को अपन यूज करके अगर प्लांट डेवलप करते हैं, फॉरेस्ट एरिया डेवलप करते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन कोपाइस फॉरेस्ट। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ रीजनरेशन फॉरेस्ट आर 2 टाइप which are propagated by seed is called high forest, और वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड होते हैं उनको अपन कोपाइस फॉरेस्ट बोलते हैं। क्लियर? चलिए आगे अपन बात करें बेस्ड ऑन कंपोजिशन। देखिए, वहां जो आपका एरिया है उस पर किस प्रकार का कंपोजिशन प्रेजेंट है, यानी कि अपन बात करें 1 हेक्टेयर ज़मीन है आपकी फॉरेस्ट की, और उसमें कितने प्लांट्स मौजूद है, किस किस स्पीसीज़ के हैं, तो ये क्या होता है कि उसका कंपोजिशन होता है। जैसे अपन बात करें कंपोजिशन के आधार पे बेस प्योर फॉरेस्ट और मिक्स्ड फॉरेस्ट 2 टाइप के होते हैं। प्योर फॉरेस्ट आप समझते हैं, प्योर का मतलब क्या होता है? प्योरिटी। प्योरिटी मतलब एक ही स्पीसीज डोमिनेटेड है, और वो कितने % होनी चाहिए? 50 से लेके 80% तक कोई एरिया है
उसमें एक ही स्पीसीज अगर डोमिनेंट है, यानी कि अपन बात करें नीम के प्लांट 100 प्लांट अवेलेबल है, वहाँ से 80 प्लांट है वो किसके हैं, नीम के हैं, 20 प्लांट किसी और के हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि नीम का फॉरेस्ट, यानी ये क्या है, आपका प्योर फॉरेस्ट हो गया। एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे नीम 10 नीम है, 20 किसी और के हैं, बबूल है, पॉपुलर है, मिक्स है। तो इस प्रकार के जो टाइप है उसको क्या बोल देंगे अपन, मिक्स्ड फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं बेस्ड ऑन ओनरशिप। देखिए ओनरशिप का जैसे कि मैंने बताया आपको कि जिसकी लैंड पे ये वेजिटेशन प्रेजेंट है वो उसका क्या हो जाएगा, ओनर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें गवर्नमेंट फॉरेस्ट की, इंडिया में मेनली जो फॉरेस्ट होते हैं उनका जो ओनरशिप होता है वो गवर्नमेंट का ही होता है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट एरिया है उन पे सभी पे ओनरशिप किसकी है, गवर्नमेंट की है। उन पे जो रूल्स रेगुलेशन जो लगते हैं वो गवर्नमेंट के लगते हैं। तो ऐसे ओनरशिप जो किसी गवर्नमेंट लैंड पे हो, उस पर वेजिटेशन है तो उस पर ऑब्वियसली किसका हक होगा, गवर्नमेंट का होगा। लेकिन अपन बात करें फॉरेन कंट्रीज़ में, तो फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है कि प्राइवेट फॉरेस्ट, यानी कि कोई प्राइवेट इन्वेस्टर जो है किसी लैंड पे आर्टिफिशियली वेजिटेशन करवाता है और उस लैंड का एक कह सकते हैं एक लीज बोल सकते हैं, या जो एक फिक्स रेंट है वो जिसका ओनरशिप होता है उसको प्रोवाइड करता है। तो उस फॉरेस्ट जो ग्रो किया है उस पर ओनरशिप किसकी होगी, उस प्राइवेट एजेंसी की होगी। या अपन बात करें जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ होती है, तो इंडस्ट्रीज़ जो है उनके जो ओनर होते हैं वो इंडस्ट्री के पास में जो लैंड है उस पर इस प्रकार का वेजिटेशन करते हैं, फॉरेस्ट प्लांट को ग्रो करते हैं। तो वहाँ से जो निकलने वाला पोल्यूशन है उसको वहाँ से कम किया जा सकता है। तो उस जो लैंड है उस पर जो वेजिटेशन कर रखा है उसका ओनरशिप किसका होगा, ऑब्वियसली जिसकी ज़मीन होगी। तो इस प्रकार के फॉरेस्ट क्या होते हैं आपके, प्राइवेट फॉरेस्ट। उसके बाद में बात करें कॉरपोरेशन या सोसाइटी, जो कॉमन लैंड होती है जिस पे किसी कम्युनिटी का या सोसाइटी का जो है हक होता है, उस पर किसी प्रकार का वेजिटेशन अगर पाया जाता है या अपन डेवलप करते हैं तो उसको अपन किस में रखते हैं, कॉरपोरेशन या सोसाइटी फॉरेस्ट। क्लियर। उसके बाद में बात करते हैं बेस्ड ऑन मैनेजमेंट और पर्पज। देखिए मैनेजमेंट अपन जो करते हैं या फिर अपन बात करें उसका पर्पज जो अपन लेके चलते हैं, किसी ना किसी पर्पज के लिए तो अपन फॉरेस्ट प्लांट लगाते हैं, चाहे वो सोशल इंपॉर्टेंस हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे क्या हो वो प्रोटेक्शन हो। तो जिस पर्पज के लिए अपन फॉरेस्ट को ग्रो कर रहे हैं या उसका मैनेजमेंट अपन कौन फॉलो कर रहा है, उसके आधार पे फॉरेस्ट 3 प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करें प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि आपके जो एरिया है, एरिया की जो सोइल है या वहाँ का वाटर है या वहाँ की एयर है, उसको क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। जैसे अपन बात करें वाटर कंजर्वेशन करना है तो आपको वेजिटेशन लगाने की आवश्यकता है, तो उससे क्या होगा, आपका वाटर कंजर्व रहेगा। इसी प्रकार सोइल जो है उसका इरोजन नहीं होगा। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे अपन बात कर सकते हैं इरोजन प्रोन एरिया हो सकते हैं, जहाँ पे इरोजन ज़्यादा होता है, एयर है वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है। तो अपन चाहते हैं कि आपका एयर, वाटर और जो सोइल है वो प्रोटेक्ट है। जैसे अपन बात करें हिमालय में जो फॉरेस्ट हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। वहाँ से किसी प्रकार का प्रोडक्शन आप नहीं ले सकते। ठीक है। उसके बाद में बात करें प्रोडक्शन फॉरेस्ट। प्रोडक्शन का मतलब है कि अपन प्रोडक्शन लेने के लिए किसी एरिया में इस प्रकार का वेजिटेशन करते हैं। ठीक है। जैसे अपन बात करें प्रोडक्शन में फ्यूल वुड है, फ्यूल है, वुड है, तो जो देहरादून FRI फॉरेस्ट रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून जो है आपका, वहाँ पे जो फॉरेस्ट ग्रो किए हुए हैं या वहाँ पे जो फॉरेस्ट प्रेजेंट है उनका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोडक्शन लेना। ठीक है। उसके बाद में बात करें सोशल,
टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल। लोकल का मतलब कि जो लोकेलिटी है, सोशल इंपॉर्टेंस उसका, जिसमें अपन बात कर सकते हैं फ्यूल, फोडर और टिम्बर। तो इनका यूटिलाइजेशन कौन करेगा? वहाँ के जो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके लिए क्या होता है, ये कॉमन होता है, उस पर किसी का अकेले का ओनरशिप नहीं होता है। लैंड किसकी है? कम्युनिटी की है, तो सभी क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे। तो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के आधार पे ये फॉरेस्ट के टाइप होते हैं। प्रोटेक्शन, प्रोडक्शन, सोशल। क्लियर? उसके बाद में बात करें ग्रोविंग स्टॉक। ग्रोविंग स्टॉक के आधार पे अपन देखें, ग्रोविंग स्टॉक के आधार की अगर अपन बात करें तो यूनिट एरिया में प्रेजेंट जो प्रोडक्शन अमाउंट है या अपन बोल सकते हैं यील्ड है, उस आधार पे अपन देखते हैं, यानी कि अपने यूनिट एरिया में कितना वॉल्यूम फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वो गेन कर रखा है या गेन करने वाले हैं, उस आधार पे अपन बात करें तो एक होता है नॉर्मल फॉरेस्ट या आइडियल फॉरेस्ट और दूसरा होता है एबनॉर्मल फॉरेस्ट। तो अगर अपन बात करते हैं ग्रोविंग स्टॉक का, तो वॉल्यूम प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर एरिया में। इस प्रकार अगर अपन बात करें 1 क्यूबिक मीटर एरिया है, उसमें कितना स्टॉक या यील्ड जो है वो प्रेजेंट है, वो क्या है, प्रेजेंट है। ये क्या हो गया, 1 क्यूबिक मीटर एरिया। तो यहां पे जो यील्ड प्रेजेंट है उस आधार पे क्या है आपका, एक तो नॉर्मल फॉरेस्ट है। अब देखिए नॉर्मल फॉरेस्ट जो होता है, नॉर्मल जो होता है उसमें क्या क्या चीजें देखते हैं अपन, एक तो एज क्लास, क्या देखते हैं, एज क्लास देखते हैं। दूसरा अगर अपन बात करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं अपन, ग्रोविंग स्टॉक, कितना वहां से क्या मिल रहा है आपको, प्रोडक्शन मिल रहा है। इसी प्रकार अपन बात करें नॉर्मल इंक्रीमेंट। सबसे पहले अपन बात करेंगे एज का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वहाँ जो एरिया है उसमें किस किस एज के प्लांट्स मौजूद है, ठीक है। उसके बाद में वहाँ से प्रोडक्शन आपको कितना मिल रहा है और एक्चुअली में कितना मिलना चाहिए, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, ग्रोविंग स्टॉक। और जो यील्ड है उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है। जैसे फर्स्ट साल जो है आपको इतना प्रोडक्शन मिला, उसके बाद में सेकंड साल है, हो सकता है बढ़ भी सकता है, हो सकता है घट भी सकता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें हैं, वो अगर प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है तो उस चीज़ को अपन बोलते हैं नॉर्मल फॉरेस्ट, ठीक है। और ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको ट्रिनिटी जो लाज होते हैं, ठीक है, ट्रिनिटी जो नॉर्म्स होते हैं उनमें देखा जाता है। और जिसमें ये ट्रिनिटी जो लॉ है वो फॉलो नहीं होते हैं, उस फॉरेस्ट को अपन क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल फॉरेस्ट बोलते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। देखिए अब अपन देख रहे हैं लीगल बेसिस। लीगल बेसिस यानी कि अपन देखें आपका लीगल बेसिस आधार पे फॉरेस्ट हैं, यानी कि जो नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उस आधार पे अगर अपन बात करते हैं, उस आधार पे अपन देखें तो फॉरेस्ट हैं वो 3 प्रकार के बेसिकली आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला देखिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अब देखिए इसको थोड़ा सा आप समझिएगा, और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये दिख रहा है आपको चैप्टर 4, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो ये चैप्टर क्या है, तो आपका जो फॉरेस्ट लॉ है, फॉरेस्ट ऑर्डर है, वो बहुत अपन बोल सकते हैं ब्रॉड है, जिसमें
अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट को समझने के लिए या अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए अलग अलग चैप्टर में उसको डिवाइड किया गया है। जैसे अपन बात करते हैं संविधान क्या है आपका, एक प्रकार का एक कह सकते हैं एक कंप्लीटली जो है आपके लिए रूल्स हैं, नियम है, कायदे हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपका जो फॉरेस्ट लॉ है, फॉरेस्ट ऑर्डर है, उसमें अलग अलग चैप्टर में अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट का या फॉरेस्ट के लिए जो गाइडेंस है उनका जिक्र किया गया है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, ये पूछा जाता है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर स्टडी अंडर विच चैप्टर। तो यहाँ पे अपन बात करें प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट है उसका जिक्र किया गया है 4th चैप्टर में, ठीक है। उसी प्रकार बात करें रिजर्व्ड फॉरेस्ट, अब प्रोटेक्ट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्शन दिया गया है उसको, और वो उसका पर्पज क्या है, सोइल को प्रोटेक्ट करना, एयर को वहाँ से क्लीन करना, उसको प्रोटेक्शन किस में मिल रहा है, चैप्टर नंबर 4th में। इसी प्रकार अपन बात करें रिजर्व फॉरेस्ट है, उसका जिक्र चैप्टर 2nd में है। और रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, गवर्नमेंट ने साहब ये बता दिया कि ये जो लैंड है इस पर आप कोई भी जो ओनरशिप है वो नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो ज़मीन है वो किसकी है, फॉरेस्ट की है। तो ऐसे एरियाज हैं आपके नियरेस्ट भी हो सकते हैं जहाँ पे लिखा होता है रिजर्व्ड एरिया फॉर वन फॉरेस्ट ऑफिसर या फॉरेस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार जो रिजर्वेशन किया जाता है कि ये एरिया है फॉरेस्ट है, तो ये चैप्टर है 2nd। इसी प्रकार अपन बात करें विलेज चैप्टर 3rd में जो है इसका जिक्र किया गया है। और विलेज यानी कि जो आपकी विलेज होती है उसके आसपास कोई नियरेस्ट एरिया हो सकता है जिसमें इस प्रकार की वेजिटेशन प्रेजेंट है, तो उसको किसकी श्रेणी में रखा गया है, विलेज। उसमें जो कंट्रोल होंगे वो किसके रहेंगे, विलेज के रहेंगे, आपकी ग्राम पंचायत के रहेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और मैं आपको वापस से रिपीट कर दूं कि आपका चाहे वो ACF का एग्ज़ाम हो या किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन अगर आपके यहाँ से बनता है तो केवल और केवल यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952 आई, उसने भी अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया, आगे पढ़ेंगे। इंडियन वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है 1972 में आया। इसके बाद में बात करें नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर NCA, और NCA जो है उसका गठन कब हुआ, NCA सबमिटेड रिपोर्ट टू इंडियन गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ NCA FSI फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ इंडिया, यानी कि 1980 में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन बना था उसने ये NCA है, उसने ये रिपोर्ट सबमिट की और ये बताया ये आपका जो फॉरेस्ट है इसको कोई कंजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है, कोई प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई, जिसमें अपन बात करें फॉरेस्ट कंजर्वेशन है उसका गठन 1980 में किया गया। तो ये NCA जो है नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने ये रिपोर्ट सबमिट की आपके जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको, ठीक है, कि आपका जो फॉरेस्ट है उसको कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन होगा। तो अब आप देखते हैं कि किसी भी फॉरेस्ट एरिया में आप लकड़ी वगैरह नहीं काट सकते, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, प्रोटेक्शन में है। क्लियर। उसके बाद में बात करें फंक्शन बेसिस पे, देखें फंक्शन बेसिस पे अगर बात करते हैं यानी उसके वर्क क्या है, फंक्शंस क्या है, उस आधार पे अगर अपन बात करते हैं तो फॉरेस्ट क्या होते हैं, जिसमें फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग मान सकते हैं, ठीक है, अभी जो रिकमेंडेशन की थी। तो इसमें प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, वही बात आ गई कि क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए उगा रहे हैं इसको। नेशनल फॉरेस्ट किसी राष्ट्र का हो सकता है, किसी देश का हो सकता है। इसी प्रकार अपन बात करें विलेज का उस पर ओनरशिप है। और ट्री लैंड अपन देखते हैं कॉमन लैंड है, उस पर ट्रीज वगैरह उगे हुए हैं, ठीक है। तो इस पे फंक्शन के आधार पे, फॉरेस्ट पॉलिसी के आधार पे अपन बात करें, इस प्रकार के फॉरेस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार अपन बात करें NCA, उसने प्रोटेक्शन है, प्रोडक्शन है, और प्रोडक्शन को उसने और कैटेगराइज किया है, देखते हैं। प्रोटेक्शन को उसने 3 ग्रुप में और डिवाइड किया है, जिसमें अपन बात करें वैल्यूएबल फॉरेस्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ उसमें प्लांट जो होते हैं काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं, जैसे अपन बात करें पॉपुलर है, ठीक है, सागवान है,
इसी प्रकार बात करें मिक्स्ड फॉरेस्ट, ठीक है, या इनसिजिबल फॉरेस्ट, तो ये 3 क्लास जनरली होती है। और सबसे पहले अगर अपन बात करें जो एनसीए था उसमें एक साइंटिस्ट थे वेस्ट्रोबी, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर था, उसमें एक साइंटिस्ट थे वेस्ट्रोबी। तो उन्होंने सबसे पहले जो है सोशल फॉरेस्ट टर्म जो है उसको यूज किया था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है ये, सोशल फॉरेस्ट टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय वेस्ट्रोबी ने यूज किया, और कहाँ किया, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। दोनों चीज़ें याद रखनी है, वेस्ट्रोबी नाम का क्या था साइंटिस्ट, और उसमें ये जो आपका अधिवेश है नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, उसमें सबसे पहले यूज किया गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेस्ड ऑन इकोलॉजी और इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, और यही जो क्लासिफिकेशन है वो वैलिड है, क्या है, वैलिड है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया क्वेश्चन है कि जो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है, इकोलॉजी या इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट है, वो किसके द्वारा दिया गया, तो यहाँ पे ये 2 साइंटिस्ट हैं, चैंपियन और सेठ। चैंपियन और सेठ जो है उन्होंने 1968 में फॉरेस्ट को क्लासीफाई किया, और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि क्लासीफाई ऑन 5 मेजर ग्रुप एंड 16 इसके टाइप्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है फॉरेस्ट में से, क्लासिफिकेशन में से, तो जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया है वही क्वेश्चन बनता है। तो क्लासीफाई किसने किया, चैंपियन और सेठ ने किया, 1968 में किया, और इसने 5 तो क्या बनाए, ग्रुप बनाए, और 16 टाइप के क्या बनाए, इसने फॉरेस्ट बनाए। अब देख लेते हैं कि इन ग्रुपों के नाम बात करें, और इनके जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें अगर अपन बात करें, सबसे पहला जो ग्रुप है, 5 क्या हो गए इसके मेजर ग्रुप हो गए, और उसमें क्या हो गए, टाइप्स हो गए। सबसे पहले अपन बात करें मेजर ग्रुप फर्स्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए इसको, ये इसके ट्रॉपिकल एरियाज वाले के 7 इसने फॉरेस्ट के टाइप बताए। ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट हैं उसके 7 टाइप बताए। उसमें अपन बात करें ग्रुप ट्रॉपिकल वेट ग्रीन, कौन सा हो गया, वेट ग्रीन, एवरग्रीन। ग्रुप ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ग्रुप ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ग्रुप ट्रॉपिकल लिटोरियल एंड स्वैम्प, और ग्रुप ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, और ग्रुप ट्रॉपिकल थॉर्न। ये वाला काफ़ी बार पूछा जाता है। इसी प्रकार ग्रुप ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। तो ये 7 इसने फॉरेस्ट के टाइप दिए। टोटल कितने हैं, 16 है। तो फर्स्ट ग्रुप में आपको पूछा जाता है कि मेजर ग्रुप फर्स्ट का नाम क्या है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, और उसमें अगर अपन बात करें ये 7 प्रकार के फॉरेस्ट, आपको नेम जो है उनको याद रखना पड़ेगा। ऐसा मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है कि आपको ये 7 के 7 नाम एक चुटकी में याद हो जाए। क्लियर। उसके बाद में बात करें मेजर ग्रुप सेकंड, जिसको अब रखा गया है माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और इसमें अगर अपन बात करें तो बेसिकली 3 जो टाइप के फॉरेस्ट आते हैं, जिसमें अपन बात करें ग्रुप सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव हिल फॉरेस्ट, ब्रॉड लीव हिल फॉरेस्ट, और इसमें नेक्स्ट है पाइन फॉरेस्ट, और लास्ट है इसका ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि फर्स्ट ग्रुप में कितने थे, 7 टाइप थे। सेकंड जो थे उसमें कितने थे, 3 थे। क्लियर। उसके बाद में इनके नाम तो आपको याद रखने ही है, और नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे। उसके बाद में बात करते हैं अपन मेजर ग्रुप थर्ड, जिसमें नाम है माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। इसमें अगर अपन बात करें ग्रुप माउंटेन वेट टेम्परेट, क्या है, वेट टेम्परेट है, मॉइस्ट टेम्परेट है, और ड्राई टेम्परेट है। तो फर्स्ट में 7, सेकंड में 3, थर्ड में भी 3, और फोर्थ में केवल 1 है, इसका नाम है सब एल्पाइन फॉरेस्ट, और सब एल्पाइन फॉरेस्ट ही इसमें एक ग्रुप है, सब ग्रुप है। इसी प्रकार बात करें मेजर ग्रुप 5, जिसका नाम है एल्पाइन।
ठीक है, और उसमें 2 ग्रुप है, मॉइस्ट एल्पाइन और ड्राई एल्पाइन। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ फॉरेस्ट के टाइप कितने हो गए? 16। 5 मेजर ग्रुप हो गए। मेजर ग्रुप में अपन बात करते हैं तो सबसे पहला जो है टेम्परेट हो गया, ठीक है, नाम इसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले कौन सा हो गया? सबसे पहले ट्रॉपिकल हो गया, उसके बाद में बात करते हैं आपका माउंटेन सब ट्रॉपिकल हो गया, तीसरा जो है माउंटेन टेम्परेट हो गया, इसके बाद में बात करें सब एल्पाइन और एल्पाइन। तो ये तो 5 मेजर ग्रुप हो गए। पहले में 7 थे, दूसरे में कितने थे? 3 थे, तीसरे में भी 3 थे, चौथे में 1 थे, और जो आपका 5 है उसमें कितने हैं? 2 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट आपके जो फॉरेस्ट है उसकी इंफॉर्मेशन रही। तो इस चैप्टर में अपन ने फॉरेस्ट का इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स यानी कि उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी है वो भी अपन ने डिस्कस की। तो इस प्रकार आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, मेजर जो टॉपिक है वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।